हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, जिसके आधार पर आपको बताया गया था कि ठोस के अणु कैसे होते हैं, उनके बीच कितना अंतरा अणु का अवकाश होता है, उनके बीच अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है कि ज़्यादा होता है, उनके अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है कि ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें अणुगति सिद्धांत के आधार पे आपको ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या की गई थी। आज का हम लोग का टॉपिक है द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनको कैसे हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलें। कहने का मतलब है बच्चों कि मान लो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और हमें उसको द्रव अवस्था में बदलना है। कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और हमें उसको गैसियस अवस्था में, गैसियस स्टेट में यानी गैसीय अवस्था में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? क्या ये संभव है? यदि है तो किस प्रकार से? तो आज हम लोग इस द्रव्य का अवस्था परिवर्तन या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपको द्रव्य का जो अणुगति सिद्धांत उसमें बताया गया था कि जो ठोस के अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, द्रव के अणु जो होते हैं उनसे थोड़े दूर होते हैं और गैस के अणु सबसे दूर होते हैं। उन अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बताई गई थी कि ठोस के अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है और जगह कम होने की वजह से गति नहीं कर पाते हैं। द्रव के अणुओं के बीच थोड़ा सा जगह ज्यादा होता है, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा ठोस के अणुओं की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ठोस का सबसे कम, द्रव का उससे अधिक और गैस का सबसे अधिक, यदि हम उसको परिवर्तित कर दें, कहने का मतलब कि कोई ठोस पदार्थ है, यदि उसकी गतिज ऊर्जा हम बढ़ा दें तो वो द्रव अवस्था में जा सकता है, और यदि उसकी गतिज ऊर्जा हम और अधिक कर दें तो वो गैसीय अवस्था में भी बदल सकता है। तो इस प्रकार से हम पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा को घटा और बढ़ाकर हम पदार्थ की अवस्था को यानी एक रूप से दूसरे रूप में पदार्थ को हम बदल सकते हैं। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को आपस में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए आप कि मैं अभी बता रहा था कि पदार्थ की जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा को बदलकर हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब जानने वाली बात यह है कि इस गतिज ऊर्जा को हम परिवर्तित कैसे करें, क्योंकि बिना इस गतिज ऊर्जा को बदले, परिवर्तित किए, हम द्रव्य की अवस्था को तो परिवर्तित कर नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है बच्चों ताप और दाब। ताप और दाब को, किसी भी पदार्थ के ताप और दाब को यदि हम घटा या बढ़ा दें तो उस पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। कैसे? आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वह पदार्थ यदि ठोस अवस्था में था तो पहले द्रव अवस्था में बदलेगा, और यदि द्रव अवस्था में था तो किस अवस्था में चला जाएगा? गैस अवस्था में चला जाएगा। सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार सुनिए कि पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा हम लोग बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ाने का क्या उपाय है या क्या तरीका है? तो मैंने कहा कि यदि पदार्थ को का ताप बढ़ा दिया जाए, दैट मीन इसको गर्म कर दिया जाए, या उस पर प्रेशर लगा दिया जाए,
उस पे बाह्य दाब लगाया जाए या दाब घटाया जाए, दोनों को यहाँ पे घटाने और बढ़ाने दोनों से जो अवस्था परिवर्तित हो जाएगा। ताप यदि हम घटा रहे तब भी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा और ताप बढ़ा रहे तब भी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण किसका लेते हैं? बर्फ। इस बर्फ को हमने क्या किया कि गर्म करना शुरू किया। बर्फ के अणु, बर्फ जो होता है किस अवस्था में होता है बच्चों? ठोस अवस्था में, अर्थात इसके अणु पास पास थे। और जब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, ताप देना इसको शुरू किया, तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ी तो ये अणु दूर दूर होने लगते हैं। और जब दूर दूर होने तो ये किस अवस्था में बदल जाता है? जल या पानी कह सकते हैं इसको। तो ये अवस्था जो हो गई, कौन सी अवस्था हो गई? द्रव। तो बर्फ जो होता है गर्म करने पर जैसे इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये जल में परिवर्तित हो जाता है। और फिर इसको हम लोग गर्म करना जारी रखें तो ये जल जल्द ही जलवाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जलवाष्प में। और जलवाष्प की कौन सी अवस्था होती है बच्चों? गैस। तो हमने देखा बर्फ को हमने गर्म किया तो जल में बदल गया, यानी पानी अर्थात किस अवस्था में? ठोस जो है द्रव अवस्था में। और फिर इसको हमने और गर्म कर दिया तो ये गैसीय अवस्था यानी जलवाष्प में बदल जाता है। अब क्या करें कि इसको ठंडा करना शुरू करें। जलवाष्प को इकट्ठा करके यदि हम उसको ठंडा करना शुरू करें तो फिर उसके जो गति गर्म करने की वजह से जो गतिज ऊर्जा बढ़ी थी, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जलवाष्प जो है कि जलवाष्प के अणु धीरे धीरे पास आने लगेंगे और वो द्रव में बदल जाएगा, अर्थात जल में बदल जाएगा। और फिर यदि हम उसको और ठंडा कर दें, उसकी गतिज ऊर्जा और कम कर दें, तो वो थोड़ी देर में ही जल जो है बर्फ में अर्थात ठोस में बदल जाएगा। तो वही मैं कह रहा था कि जो गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के अणुओं की, वो ताप बढ़ाने पे भी परिवर्तित होता है और ताप घटाने पे भी परिवर्तित होता है। अर्थात द्रव्य का जो अवस्था परिवर्तन है वो ताप घटाने बढ़ाने, दाब घटाने बढ़ाने पर भी परिवर्तित हो जाता है। दाब में एक उदाहरण आप ले लो। जो सिलेंडर में गैस भरी होती है बच्चों, उसको प्रेशर के साथ छोटे से बर्तन में सिलेंडर में रखा जाता है, उसमें बहुत ज्यादा गैस होती है। लेकिन जब वो सिलेंडर के भीतर आता है तो वो गैस अधिक दाब होने के कारण किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। इसीलिए उसका नाम दिया बच्चों एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड का मतलब द्रव। और द्रव में वो क्यों बदली है? क्योंकि वो उस जो गैस है मैंने उस गैस में बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया। किससे? सिलेंडर रूपी प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा है। तो इसी जैसे ही देखिए वो सिलेंडर से बाहर निकलती है, उससे प्रेशर कम होता है और वो द्रव पुनः किसमें बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम लोग ताप और दाब में परिवर्तन करके कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने देखा क्योंकि ताप और दाब में परिवर्तन करने से गतिज ऊर्जा जो उसकी घटती और बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा के घटने और बढ़ने से पदार्थ का जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ है बच्चों, उनको हम चाहें तो ठोस से फिर द्रव और अर्थात दुनिया में जितने पदार्थ लगभग सभी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि कितने ताप और दाब पर उसको रखा जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग कुछ अन्य चीजों को जान लेते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ है बच्चों जो देखिए अवस्था परिवर्तन का एक क्रम है। ठोस से पहले किसमें? द्रव में, और फिर द्रव से गैस में। उसी तरीके से गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में, और द्रव जो है वो ठोस में। एक क्रम होता है कि पहले ठोस द्रव में, फिर द्रव गैस में, गैस जो है द्रव में, द्रव जो है वो ठोस में। इस तरीके से पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जो इस रूल को कह सकते हैं कि फॉलो नहीं करते हैं। मतलब उनमें भी अवस्था परिवर्तन होता है लेकिन वो ठोस से द्रव और द्रव से गैस में इस जो है एक नियमित क्रम में परिवर्तन उनमें नहीं होता है। जैसे हम लोग उदाहरण है तो कपूर का, सब लोग कपूर देखे होंगे, घरों पे आपको पूजा वगैरह की सामग्री के रूप में यूज किया जाता है जलाने के लिए। तो जो कपूर होता है बच्चों, उसको जब लोग गर्म करते हैं अर्थात उसका जब ताप बढ़ाते हैं तो ठोस के बाद बदलना तो चाहिए द्रव में, लेकिन वो ठोस से सीधे चला जाता है किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में चला जाता है।
इसी तरीके से आपका आयोडीन हो गया, इसी तरीके से आपका नौसादर हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नौसादर हो गया। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न जाके सीधे गैस अवस्था, यानी ठोस से सीधे कहा जाए तो किसमें बदल जाते हैं, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। और इस प्रकार के पदार्थों को बच्चों लोग कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है तो इस पे आप ध्यान देंगे। इस प्रकार के पदार्थों को बच्चों कहा जाता है ऊर्ध्वपातज, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। तो परिभाषा इसकी नोट करिए, बोल रहा हूं मैं कि वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ और इस पूरी घटना या पूरे प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है, खास करके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोगे उसमें ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो आप बताओगे, कपूर यदि ऑप्शन दिया हो, आयोडीन दिया हो, नौसादर दिया। आयोडीन के बारे में एक और विशेष बात बता दें बच्चों कि इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, इसकी कमी से हम लोगों को कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है फूल जाती है और हमको घेंघा रोग हो जाता है। तो ये आयोडीन हम लोग मुख्य रूप से किसमें मिलता है, समुद्री पदार्थों में। किसमें मिलता है, समुद्री पदार्थों में, यानी समुद्र में पाए जाने वाली वस्तुओं को हम लोग खाए पिएंगे तो उसमें हम लोग का आयोडीन मुख्य रूप से मिलता है। और समुद्री पदार्थ मुख्य रूप से हम लोग कौन सा लेते हैं बच्चों, नमक। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम लोग को नमक लेना चाहिए वो कौन सा लेना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। उसमें आयोडीन होता है, वैसे आयोडीन जल में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसको नमक में लेते हैं। अब ये बताइए कि जब हम लोग भोजन में नमक को डालते हैं, कैसे डालते हैं, बिगिनिंग में ही शुरुआत में हम लोग भोजन में नमक को डाल देते हैं और उसको खूब खौलाते हैं। तो जब खौलाते हैं ज्यादा तो ये आयोडीन बच्चों ठोस रूप में तो रहता है नमक में, लेकिन तुरंत ये गैस बनकर और भाप के साथ उड़ जाता है। तो आपको भोजन में सिर्फ नमक तो मिलता है लेकिन आयोडीन नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन में नमक हमेशा, भोजन जब चूल्हे से उतर जाए तब भोजन में नमक डालना चाहिए। यदि आप क्या लेना चाहते हैं, आयोडीन लेना चाहते हैं। तो ये से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको बताई। तो कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नौसादर, ये सब किस प्रकार के पदार्थ, ऊर्ध्वपातन, और इनको ठोस में सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो आज हम लोगों ने बच्चों पढ़ा द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, जिसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ यदि ठोस अवस्था में है तो उसकी अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि द्रव अवस्था में है तो उसकी अवस्था को भी हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में यदि किसी भी अवस्था में है तो अन्य अवस्था में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तो ताप और दाब की सहायता से। ताप और दाब को कैसे, घटाकर या बढ़ाकर, दोनों तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ताप और दाब में परिवर्तन करने से जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान घट और बढ़ जाता है, जिससे उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इसमें हमने उदाहरण देखा कि बर्फ को कैसे गर्म करते हैं, तो पानी में अर्थात द्रव में, और इस पानी को और गर्म कर देते हैं तो कैसे जलवाष्प में बदल जाता है। फिर जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो कैसे जल में, जल को अधिक ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। तो ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, या कह सकते हैं प्राय सभी पदार्थों को अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। शर्त यह है कि अलग अलग पदार्थों के अवस्था परिवर्तन के लिए अलग अलग ताप और दाब की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैसे दाब को परिवर्तित करते हैं, मैंने एलपीजी का उदाहरण बताया। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे पदार्थ इस प्रकृति में उपलब्ध हैं जो ठोस से द्रव और द्रव से गैस वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सीधे ठोस से बदल जाते हैं गैस में। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थों का यहाँ पे उदाहरण लिखा गया है, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। शेष चीजें अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।